Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the factor which is responsible for growth. Okay, तो अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है ये नॉर्मल ग्रोथ एंड इट्स डिसऑर्डर. ओके, सेकेंड चैप्टर है अल्टीमेटली पेडियाट्रिक ओपी घाय का. तो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे. ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अल्टीमेटली होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफाइन करने का जो वे है वो पहले देख लेते हैं. तो ग्रोथ इज़ एन एसेंशियल फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ चाइल्ड फ्रॉम एन एडल्ट. ओके, तो ग्रोथ देखिए स्टार्ट कभी होता है, स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन टू until the child grow into a fully mature adult. Okay, ultimately from the day of the conception, okay, as the conception start, तो उस पर्टिकुलर डे से जब तक एक बेबी या फिर वो चाइल्ड जब तक वो एडल्ट नहीं होता, यानी कि जब तक वो मैच्योर नहीं होता, तब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलती रहती है. ओके, तो ग्रोथ स्टार्ट विद द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू अंटिल द चाइल्ड ग्रो इनटू अ फुल्ली मैच्योर एडल्ट. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट. ओके, यानी कि कहने का मतलब ये कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है. ओके, ग्रोथ नॉर्मली हम यूज़ कब करते हैं, जब सेल का प्रोलिफरेशन होता है, सेल के नंबर में इन्हांसमेंट देखने को मिलता है, सेल के नंबर की साइज़ बढ़ती है. ओके, सेल में ग्रोथ होता है, तो अल्टीमेटली इन्हें क्या बोलते हैं, टोटली ग्रोथ बोलते हैं. डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है ना, उनमें बदलाव होना, उनमें चेंजेस होना, दैट नथिंग बट डेवलपमेंट. ओके, तो ग्रोथ डिनोट अ नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू. ओके, यानी कि जो पर्टिकुलर टिश्यूज जो सेल है उनके नंबर में वृद्धि होना, यानी कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. ओके, दैट इज नथिंग बट आवर ग्रोथ. ओके, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, दैट इज नथिंग बट ग्रोथ. ओके, तो वो यहाँ पे लिखा गया है, द ग्रोथ डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यूज. ओके, multiplication of cells, okay, that all represent with the that is called as the growth. Okay, increases in the intercellular substance. Okay, hypertrophy or expansion of cell size contribute to the lesser extent to the process of growth. Okay, अल्टीमेटली ग्रोथ किसे हम बोलेंगे, ग्रोथ अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है. ओके, जो सेल का जो नंबर होता है वो जब बढ़ता है तब हम ग्रोथ बोलेंगे. ओके, मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब हम उसको ग्रोथ बोलते हैं. जब इंटरसेलुलर यानी कि जो दो सेल के बीच में जो स्पेस है उनके बीच में जब सब्सटेंस या फिर जो स्पेस अगर बढ़ जाता है, देन वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होता है. ओके, दैट ऑल एंटिटी रिप्रेजेंट विद द ग्रोथ. ओके, सेल का प्रोलिफरेशन होना, सेल के साइज़ में वृद्धि होना, सेल के साइज़ में वहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को होना. ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज़ जो सेल का नंबर है वो बढ़ना. ओके, दैट ऑल थिंग्स रिप्रेजेंट विद द ग्रोथ. ओके, डेवलपमेंट अल्टीमेटली क्या होता है, डेवलपमेंट स्पेसिफाइज द मैचुरेशन ऑफ फंक्शन. ओके, जो भी कुछ कॉग्निटिव जो फंक्शन है, यानी कि मेमोरी एंड कंसंट्रेशन का जो पावर है. ओके, जो नर्वस सिस्टम्स है, ओके, वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो रहे या नहीं हो रहे. ओके, दैट नथिंग बट जो फंक्शनली जो मैच्योरिटी होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज द डेवलपमेंट. ओके, अल्टीमेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हम नॉर्मली एक साथ पढ़ते हैं. ओके, एक साथ इसको हम सुनते हैं, बट यूजुअली दोनों का जो करने का जो तरीका है, ओके, वो भी सेम ही है, बट दोनों का जो मीनिंग है, दोनों की जो एंटिटी है वो दोनों डिफरेंट एंटिटी है. ओके, तो मैचुरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट. ओके, इंडिकेट्स द एक्विजिशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, तो अल्टीमेटली क्या लिखा गया यहाँ पे कि वैरायटी ऑफ स्किल्स वहाँ पे डेवलपमेंट होती है चाइल्ड्स के अंदर. ओके, ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, तो चाइल्ड 1 साल 2 साल का जब तक होते रहता है, ओके, 3 साल 4 साल जैसे ही होते रहता है ये. ओके, तो वहाँ पे डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन डेवलप होते हैं. ओके, तो वैरायटी ऑफ स्किल्स वहाँ पे डेवलपमेंट होती है. बच्चा वहाँ पे बोलना सीखता है, ओके, चलना सीखता है, स्टैंड रहना सीखता है, किस तरह से उसको क्लिम्बिंग करना है उसको वो सीखता रहता है. ओके, तो डिफरेंट जो स्किल्स है वो उसको लर्न करता है. ओके, द वैरायटी ऑफ स्किल्स द चाइल्ड्स लर्न. ओके, दैट इज़ नथिंग बट डेवलपमेंट. ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूजुअली प्रोसीड कंकरेंटली. ओके, डिस्कस सेपरेटली. ओके, रन दोनों अल्टीमेटली साथ में होते हैं, लेकिन डिस्कस यानी कि जो क्राइटेरिया उनको समझने का वो हमारा सेपरेटली है. ओके, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, दैट्स वाई इनको हम
एक साथ कंटिन्यू पढ़ते हैं। ओके, एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज फीटल सेल डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन। ओके, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जब हमारा पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्शन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट के बाद अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे मोरुला, ब्लास्टुला, ओके, ये सभी ब्लास्टोसिस, ये सभी वहाँ पे क्या होते हैं, ये सेल की स्टेजेस है। तो हो क्या ना, यहाँ पे पहले 2 सेल स्टेज हमारा बनता है, 1 सेल स्टेज, नंबर जाइगोट, जाइगोट के बाद वहाँ पे हमारे 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, दैट इज नथिंग बट मोरुला, मोरुला से 32 सेल स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। ओके, ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस बनता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, सेल की साइज़ या फिर यू कैन से जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो ग्रोथ है ना वो बढ़ते जा रहा है। ओके, दैट नथिंग बट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जैसे कि आपको पता ही है कि जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेबी जो हम बोलते हैं ना, टर्मिनोलॉजी, पहले उसके पहले कॉन्सेप्शन, जैसे मैंने आपको बताया मोरुला, ब्लास्टुला, ओके, ये सभी टर्मिनोलॉजी देते हैं। इन दैट सेम में हम एम्ब्रियो और फीटस, ये 2 टर्मिनोलॉजी देते हैं, यानी कि कॉन्सेप्शन से टिल कंप्लीशन ऑफ 8 वीक, ये एम्ब्रियो हमारा पर्टिकुलर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है इसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो पीरियड बोलते हैं। ओके, और 9th वीक टू टिल डिलीवरी, ये हमारा क्या होता है, फीटल पीरियड होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर बेबी को क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली एम्ब्रियो और फीटस ये 2 हमारे डिफरेंट क्या है, टर्मिनोलॉजी है। अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो, कि वहाँ पे बेबी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, यानी कि जब एम्ब्रियो का जो पीरियड है, ओके, फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू 8 वीक, तो अल्टीमेटली अप टू द 3 वीक्स, अप टू द 4 वीक्स, वहाँ पे क्या होता है, फीटल सेल डिवाइडेड डिफरेंशिएट टू फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन। ओके, यानी कि वहाँ पे सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है। एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है। लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इंक्रीज इन सेल साइज होता है। ओके, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, हाइपरप्लेसिया होता है। ओके, लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि डिलीवरी होने के बाद भी, ओके, जो चाइल्ड रहेगा, ओके, जो न्यूबॉर्न होगा, ओके, अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हाइपरप्लेसिया होता है, यानी कि सेल के जो नंबर है वो अभी ग्रोथ नहीं हो रही है उनकी, जो भी सेल यानी कि जो भी टिश्यूज़ हैं उनमें हाइपरप्लेसिया होता है, यानी कि उनकी बोलते हैं ना, जो एलिवेशन आप बोल सकते हो, या फिर उनकी जो यहाँ पे देखिए वो टर्मिनोलॉजी मेंशन था, हाइपरट्रॉफी होता है, यानी एक्सपांजन होता है। ओके, तो अल्टीमेटली वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, ओके, ये सभी में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, सेल की साइज में, यानी कि जो सेल की साइज होती है वो बढ़ती है। बट एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होता है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, अल्टीमेटली हम 3 रीजन में पढ़ेंगे, प्री नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड, ओके, और अल्टीमेटली जो सोशियो इकोनॉमिकल जो लेवल है, ओके, ये क्या करेंगे, ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ग्रोथ के। ओके, इन दैट सेम में डेवलपमेंट के भी कुछ अलग फैक्टर है, ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे हम आज के क्लास में फीटल ग्रोथ, ओके, अल्टीमेटली किन फैक्टरों पे डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फीटल ग्रोथ एंड फीटल डेवलपमेंट ये दोनों अलग एंटिटी है, दोनों को अलग अलग तरीके से हम डील करते हैं। फीटल ग्रोथ में क्या होता है कि सेल की साइज़ बढ़ती है, सेल के जो नंबर है वो बढ़ते हैं। ओके, सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है, उनके अंदर मटेरियल या फिर उनका जो स्पेस होता है वो बढ़ता है। ओके, दैट इज़ ऑल रिप्रेजेंट विद द अल्टीमेटली हमारा ग्रोथ। ओके, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल की ग्रोथ किस फॉर्म में होती है, सेल की ग्रोथ, सेल की प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल के नंबर ज़्यादा होता है वहाँ पे, उस फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली उसको अलग अलग प्रिमिटिव स्ट्रीक्स, अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह जो भी कुछ वहाँ पे ऑर्गन्स के लिए जो सेल जो प्रिपेयर होता है ना, वो अल्टीमेटली अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रिपेयर होता है। एंड दैट्स वाई सेल की प्रोलिफरेशन, सेल के नंबर में जो इंक्रीजमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके, फीटल ग्रोथ में अल्टीमेटली ये देखिए 3 फैक्टर अल्टीमेटली ये रोल प्ले करने वाले, फीटल फैक्टर, प्लेसेंटल फैक्टर एंड मैटरनल फैक्टर। ओके, अल्टीमेटली क्या है, ये प्री नेटल पीरियड है। ओके, प्री नेटल पीरियड, सॉरी प्री नेटल फैक्टर। ओके, यानी कि बेबी का डिलीवरी नहीं हुआ है अभी, और वो अभी बेबी अल्टीमेटली ओम ऑफ द मदर, यानी कि वो अभी भी यूट्रस में उसकी ग्रोथ हो रही है, यूट्रस में अभी भी वो है। ओके, यानी कि डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट डन। तो
तो अल्टीमेटली डिलीवरी नहीं है, तो फीटस अल्टीमेटली कहाँ पे है, यूट्रस में है। ओके, यानी कि उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर लेवल में यानी कि फीटस इन यूट्रस जो फीटस है, ओके, उसको ग्रोथ होने के लिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रीनेटल ग्रोथ बोलेंगे। ओके, तो प्रीनेटल ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, फीटल फैक्टर, प्लेसेंटल फैक्टर एंड मैटरनल फैक्टर। ओके, तो ये देखिए जैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि 14% ऑफ वेरिएशन इन द बर्थ वेट इज ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर वाइल द रेस्ट इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, तो जो लो बर्थ वेट बेबी जो डिलीवर होते हैं, ओके, जो जिनका वेट लेस देन 2.5 kg होता है, ओके, अल्टीमेटली उन्हें हम LBW यानी कि लो बर्थ वेट के कैटेगरी में हम उनको लेते हैं। ओके, और उनका जो मेन कॉज होता है वो जेनेटिक फैक्टर होता है। ओके, 40% जो कॉज होता है वो जेनेटिक फैक्टर होता है, और अल्टीमेटली जो रिमेनिंग 60% है दैट इज़ नथिंग बट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, जिनमें फीटल फैक्टर भी हो सकता है, प्लेसेंटल फैक्टर भी हो सकता है, वो मैटरनल फैक्टर भी हो सकता है। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है फैक्टर दैट नथिंग बट फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर में अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक पोटेंशियल। ओके, जेनेटिक पोटेंशियल मतलब जो जेनेटिक ट्रेट चाइल्ड एक रिसीव करता है अपने पेरेंट्स से, ओके, दैट इज नथिंग बट जेनेटिक पोटेंशियल। ओके, तो पेरेंटल ट्रेट आर यूजुअली ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, एंड अल्टीमेटली जो ग्रोथ हो रही है, प्रीनेटल ग्रोथ की हम बात करें, जो ग्रोथ ऑफ द फीटस हो रहा है वो डिपेंडेंट होगा किसके, जेनेटिक पोटेंशियल पे। ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रीनेटल फैक्टर की बात कर रहा हूँ। प्रीनेटल फैक्टर में जो फर्स्ट फैक्टर है दैट नथिंग बट फीटल फैक्टर। ओके, फीटल फैक्टर में अल्टीमेटली हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक पोटेंशियल। ओके, जेनेटिक पोटेंशियल अल्टीमेटली ये क्या है, फीटल फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड हुआ है। फीटल फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड क्यों हुआ है, क्योंकि जो फीटस के अंदर जो उसके जेनेटिक्स हैं, जो DNA है, ओके, उनके अंदर कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं, कौन से ऐसा जीन्स है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारे फीटस की ग्रोथ। ओके, तो जो फीटस पेरेंट्स के जो ट्रेट्स, जो जीन्स रिसीव करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, फीटस की ग्रोथ होती है। ओके, तो पेरेंटल ट्रेट आर यूजुअली ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, अगर पेरेंट्स टॉल होंगे तो चिल्ड्रंस भी टॉल होते हैं। साइज ऑफ द हेड इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑफ पेरेंट्स। ओके, साइज ऑफ द हेड अगर बड़ा हुआ रहेगा, ओके, मैक्रोसिफेली अगर रहता है पर्टिकुलर पेरेंट्स में, तो दैट ऑल्सो सीन इन द चिल्ड्रंस एज वेल। ओके, तो साइज ऑफ द एंड शेप ऑफ द हैंड्स जो होता है वो वेरी होता है, लेकिन हेड की जो साइज़ होती है वो पेरेंटल ट्रेट से वो अल्टीमेटली सेंड हुआ रहता है। ओके, यानी कि जो हेड का जो ग्रोथ होने का जो फैक्टर है, ओके, इन द प्रीनेटल स्टेज, ओके, तो अल्टीमेटली दैट इज डिपेंडेंट बाय द जेनेटिक ट्रेट। ओके, सेक्स की अगर बात करें तो अल्टीमेटली जेनेटिक पोटेंशियल, सेक्स, फीटल हार्मोन, ओके, फीटल ग्रोथ फैक्टर, अल्टीमेटली ये देखिए फीटल ग्रोथ फैक्टर, फीटल हार्मोन, सेक्स, ओके, जेनेटिक पोटेंशियल, दैट ऑल कम अंडर द आवर फीटल फैक्टर। ओके, फीटल फैक्टर, तो अल्टीमेटली फीटल फैक्टर में जेनेटिक पोटेंशियल, सेक्स, फीटल हार्मोन, ओके, ये सभी पॉइंट्स हमारे आएंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा जेनेटिक पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट आएगा हमारा सेक्स। ओके, तो अगर वो जो फीटस अगर बॉयज़ रहेगा यानी कि बॉय रहेगा तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, टॉल होगा। ओके, यानी कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, उसकी ग्रोथ फास्टर होती है। तो बॉयज़ जनरली टॉलर एंड हेवियर देन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, फीटल हार्मोन की अगर बात करें, फीटल फैक्टर के अंदर ही फीटल हार्मोन आएगा। ओके, यानी कि फीटस का फीटल फैक्टर हम किसे बोलेंगे, फीटस फैक्टर विच इज़ गवर्न और विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द फीटस। ओके, तो जेनेटिक पोटेंशियल अल्टीमेटली हमने देखा कि फीटस के अंदर ही वो ट्रेड जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फीटस की ग्रोथ होती है। ओके, सेक्स की अगर बात की मैंने तो फीटस को कौन सा सेक्स क्रोमोसोम हुआ है, उसको रिसीव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर होती है। ओके, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर जो बेबी है वो मेल है या फिर फीमेल है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, फीटल हार्मोन अल्टीमेटली डिपेंड होता है हमारा, या फिर वो मेन फैक्टर होता है हमारे पर्टिकुलर फीटस के ग्रोथ के लिए। ओके, तो थायरोक्सिन एंड इंसुलिन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड एक्रीशन ऑफ द जो फीटल सेल होते हैं उनको वो करते हैं। ओके, यानी कि थायरोक्सिन एंड इंसुलिन ये अल्टीमेटली कहाँ से सीक्रेट होगा,
thyroxine secreted by our thyroxine hormone, okay, and insulin is secreted by our particular adrenal gland, okay। तो ये दो ग्लैंड होते हैं ना, अल्टीमेटली ये डेवलप हो जाते हैं फीटस के अंदर, और फीटस के अंदर डेवलप हो जाने के बाद वो अपनी सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं, थायरोक्सिन एंड इंसुलिन। और थायरोक्सिन एंड इंसुलिन फीटस के अंदर ये सीक्रेट जैसे ही स्टार्ट होता है, अल्टीमेटली फीटस की ग्रोथ वहाँ से, मतलब फीटस की ग्रोथ के लिए ये दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, जो कि फीटस खुद प्रिपेयर करता है, ओके। क्यों प्रिपेयर कर रहा है? क्योंकि जो ग्लैंड्स जो सीक्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन को, वो फॉर्म हो चुके रहते हैं, ओके। तो थायरोक्सिन एंड इंसुलिन हार्मोन अल्टीमेटली क्या रेगुलेट करते हैं? एक्रीशन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फीटस, ओके, डिफरेंशिएशन इन द फीटल सेल, ओके। बोथ हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। नॉर्मली दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है, थायरोक्सिन एंड इंसुलिन दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल ग्रोथ एंड नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ओके, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लेट जेस्टेशन, ओके। तो थायरोक्सिन एंड इंसुलिन का प्रेजेंस, ओके, एट द टाइम ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ये होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? प्रीपार्टम मैचुरेशन ऑफ द ऑर्गन सच एस लीवर, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके। तभी हम बोलते हैं ना कि अगर बेबी की डिलीवरी अगर लेस देन 37 वीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी बोलते हैं, ओके। और मोर देन 37 वीक्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म बेबी बोलते हैं, ओके। तो नॉर्मली जो पर्टिकुलर जो डिलीवरी का जो टाइम है वो 14 वीक, 39 वीक, 38 वीक्स अराउंड आता है, ओके। इस पर्टिकुलर वीक में क्या होता है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या होता है? बेबी का जो मैचुरेशन है वो फुल्ली, मतलब जो भी ऑर्गन जो होते हैं ना वो, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिटेड जो उनका मैचुरेशन है वो हो चुका रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली जो 3 ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 12 वीक्स तक रहता है, ओके, जन हमारे 13 to 27 वीक्स हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, और 28 वीक टू हमारे जो 40 वीक्स है, ओके, ये हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर आता है। 28 to 40 वीक्स में ये जो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स जो फॉर्म हुए रहते हैं फीटस के, उनका जो मैचुरेशन होता है ना, ओके, वो अल्टीमेटली ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस के अंदर थायरोक्सिन एंड इंसुलिन का सिक्रेशन ज़रूरी है फॉर द मैचुरेशन ऑफ द, और यू कैन से फॉर द प्रीपार्टम मैचुरेशन ऑफ द लीवर, पर्टिकुलर लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके। और अल्टीमेटली अगर ये थायरोक्सिन एंड इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं रहेगा, ओके, अगर और वहाँ पे प्रीपार्टम यानी कि अगर बेबी की डिलीवरी लेस देन 37 वीक्स होती है, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैचुरेशन ऑफ जो ऑर्गन्स है ना वो कम हुए रहते हैं, ओके। एंड दैट्स वाई आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्री मैच्योर बेबीज, ओके, दे फील, मतलब उनका जो मोटिलिटी जो रेट है वो ज़्यादा हो रहता है, मोटिलिटी मॉर्बिडिटी जो रेट है वो ज़्यादा हुआ रहता है, ओके। तो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लेट जेस्टेशन थायरोक्सिन एंड इंसुलिन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इन दैट सेम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द primarily towards the end of the gestation and influence the prepartum maturation of the organs such as liver, lungs and GIT tract, okay। So ultimately thyroxine, insulin and glucocorticoid, these all important hormone are helpful or doing the maturation, prepartum maturation of the organs such as liver, lungs and GIT tract, okay। fetal growth factor की अगर बात करें, again this factor is produced by our again this factor is produced by our fetus, okay, fetus itself producing this factor, तो synthesized locally in fetal tissue, okay। autocrine and paracrine mechanism, autocrine मतलब क्या होता है कि जो भी फैक्टर जो सेल के अंदर जो रिलीज होते हैं या फिर जो सीक्रेट होंगे, जो सिंथेसाइज होगा वो उस पर्टिकुलर सेल को क्या करेगा, वहाँ पे क्या करता है, उसको ग्रोथ करता है, ओके। और पैराकाइन मतलब क्या होता है कि अगर एक सेल से अगर एक सेल में अगर कोई फैक्टर रिलीज़ हुआ है या फिर सिंथेसाइज हुआ है तो वो दूसरे सेल में जाता है और उसको क्या करता है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ करता है, ओके। तो ऑटोक्राइन एंड पैराकाइन मैकेनिज्म से क्या करता है, फीटस की ग्रोथ होती है। वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, ओके। ये देखिए, insulin like growth factor IGF-1, IGF-2 are among the most extensively studied fetal growth factor, okay। IGF-1 and IGF-2 यानी कि insulin growth factor 1 and insulin growth factor 2 are the most common particular fetal growth factor, okay।
अदर ग्रोथ फैक्टर की अगर बात करें तो अल्टीमेटली एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आता है हमारा, जिसे हम EGF बोलते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी अलग अलग ग्रोथ फैक्टर है। ओके, जो कि इनका जो रोल होता है वो किस में होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस। ओके, फॉर द सेल डिवीजन ऑफ द फीटस। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने आपको बताया। अभी हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है प्लेसेंटल फैक्टर, हम प्रीनेटल फैक्टर की बात कर रहे हैं। प्रीनेटल फैक्टर में ही हमारा जो पर्टिकुलर प्रीनेटल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो प्रीनेटल जो ग्रोथ है, प्रीनेटल ग्रोथ के लिए जो प्रीनेटल जो फैक्टर है उनमें हमने फीटल फैक्टर देखा। फीटल फैक्टर में हमने जेनेटिक पोटेंशियल देखा, सेक्स देखा। ओके, मैंने वहाँ पे आपको कुछ हार्मोन्स भी बताया। ओके, तो अल्टीमेटली वो हमारे फीटल फैक्टर थे। अभी हमारा क्या है, ये प्लेसेंटल फैक्टर है। ओके, प्लेसेंटल फैक्टर मतलब जो प्लेसेंटा जो एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म या फिर एक यू कैन से जो पर्टिकुलर कनेक्टिव लिंक है हमारे फीटस और मदर के बीच का। ओके, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है ना, तो फीटस के ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा। अभी हमने देखा कि फीटस के जो सेल्स हैं या फिर फीटस के अंदर ही कुछ अगर प्रॉब्लम रहेगा तो फीटस के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है। प्लेसेंटल फैक्टर अगर कुछ वहाँ पे रहेगा, ओके, प्लेसेंटर अगर प्लेसेंटा के आप कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ हैं या फिर प्लेसेंटा में ही कुछ प्रॉब्लम है, देन दैट ऑल्सो लीड टू द पर्टिकुलर ग्रोथ ऑफ फीटस। जो फीटस की जो ग्रोथ है उनमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्लेसेंटल फैक्टर कौन कौन से, तो फीटल ग्रोथ डायरेक्टली कोरिलेट विद द प्लेसेंटल वेट एट टर्म। कैसे हम पता करेंगे, ये देखिए प्लेसेंटल वेट एट टर्म, तो जो प्लेसेंटा का जो वेट होता है ना अल्टीमेटली 500 या फिर 600 जो ग्राम्स जो बताया गया है। ओके, तो वो अल्टीमेटली ग्राम्स अगर ज़्यादा रहता है, देखिए फीटल ग्रोथ इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, तो जो प्लेसेंटा का जो वेट होता है ना, जब डिलीवरी हो जाती है बेबी का, जब बेबी जब आउट हो जाता है, उसके आउट होने के बाद हम प्लेसेंटा निकालते हैं। ओके, तो प्लेसेंटा अगर हेवियर होगा तो हम इससे पता कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वहाँ पे हाइपोथेटिकल हम सोच सकते हैं कि जो फीटस है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ वाला फीटस है। ओके, यानी कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बराबर हुआ होगा। ओके, तो फीटल ग्रोथ इज़ हाईली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, तो अल्टीमेटली ये आप पॉइंट पर आप नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर अल्टीमेटली आप देख सकते हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फीटल ग्रोथ इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चरली कैसे बना है और वो फंक्शन कौन कौन से कर रहा है। ओके, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये दोनों पे डिपेंडेंट है हमारा फीटस का ग्रोथ। ओके, स्ट्रक्चरल की अगर बात करूँ तो अल्टीमेटली आप जानते हो कि जो वहाँ पे जो लैकुनार जो स्पेसेस होते हैं जिनमें ब्लड आता है और अल्टीमेटली ब्लड आने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ये प्लेसेंटा के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जो लैकुनार स्पेसेस जो हमारे सिंचियो ट्रोफोप्लास्ट में जो बने हुए रहते हैं। ओके, बाद में क्या होता है कि वहाँ पे प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा अल्टीमेटली कैसे बनता है वो मैकेनिज्म है, ऑलरेडी मैंने उसको डिस्कस किया प्लेसेंटा की वीडियो में। ओके, तो अल्टीमेटली प्लेसेंटा का स्ट्रक्चरल मतलब जो वहाँ पे जो नेटवर्क हो रहा है, यानी कि जो फीटल के जो कैपिलरीज हो और जो प्लेसेंटा के जो मदर के जो कैपिलरीज है। ओके, उन दोनों के बीच में जो डिफ्यूज़न होता है ना, ओके, वो प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा है। ओके, तो उसको हम किससे रिलेट करेंगे, स्ट्रक्चरल से हम रिलेट करेंगे। फंक्शन से क्या रिलेट करेंगे कि प्लेसेंटा का जो फंक्शन है कि उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है वो बराबर हो रहा नहीं हो रहा है। ओके, उसका जो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, देन न्यूट्रिटिव का जो फंक्शन है, ओके, ग्लूकोज का डिफ्यूजन बराबर होता है या नहीं होता है। ओके, ऑक्सीजन डिफ्यूजन बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, फंक्शनल इंटीग्रिटी है। ओके, प्लेसेंटा के क्या ये फंक्शन है, तो ये प्लेसेंटा का अगर फंक्शन बराबर होगा, ओके, और स्ट्रक्चर अगर प्लेसेंटा का बराबर बना हुआ होगा, देन अल्टीमेटली वी कैन एश्योर और वी कैन थिंक कि जो फीटस है उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। ओके, तो ये देखिए वेट ऑफ द प्लेसेंटा इंक्रीजेस टू कैटर टू इंक्रीज द नीड ऑफ द बेबी। ओके, देयर आर इंपॉर्टेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द प्लेसेंटा दैट मेक्स दिस एडेप्टेशन मोर एफिशिएंट। ओके, वो कौन कौन से हैं, ये देखिए टोटल विलस सरफेस एरिया इंक्रीजेस। ओके, विलस सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है
डिफ्यूज़न डिस्टेंस डिक्रीज होता है, ओके। तो मैटरनल कैपिलरीज और फीटल कैपिलरीज के बीच का जो स्पेस है, ओके, फॉर द डिफ्यूज़न वो कम हो जाता है। विलस सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि मोर एंड मोर फीटल कैपिलरी एंड मोर मैटरनल कैपिलरी क्या हो वहाँ पे आ जाए, ओके। तो विलस सरफेस बढ़ जाता है, डिफ्यूज़न डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, फीटल कैपिलरी डायलेट हो जाते हैं और रेजिस्टेंस जो होता है फीटो प्लेसेंटल वैस्कुलेचर में वो फॉल हो जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली जब ये फीटो प्लेसेंटल जो वैस्कुलेचर जो रेजिस्टेंस जो है फीटो प्लेसेंटल वैस्कुलेचर में, ओके, जैसे ही वो फॉल होता है और वहाँ पे इट फैसिलिटेट्स द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस द प्लेसेंटा, ओके। वहाँ पे डिफ्यूज़न प्रॉपर तरीके से होने लगता है, ओके। तो अल्टीमेटली कौन कौन से चेंजेस प्लेसेंटा में होता है ताकि फीटस का ग्रोथ प्रॉपर हो, अल्टीमेटली कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे, ये देखिए, टोटल विलस सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, फीटल कैपिलरी डायलेट हो जाते हैं, रेजिस्टेंस इन फीटो प्लेसेंटल वैस्कुलेशन, ओके, वो फॉल हो जाता है, ओके। तो ये सभी जो मैकेनिज्म है, ये सभी जो चेंजेस है ना, ये पर्टिकुलर प्लेसेंटा में होना चाहिए, ओके। अगर ये फैक्टर अगर नहीं हुए तो अल्टीमेटली फीटस का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ओके। अब हम आते हैं अपने थर्ड फैक्टर में, दैट नथिंग बट मैटरनल फैक्टर, ओके। यानी कि जो पर्टिकुलर मदर जो फीटस को जो कैरी किया है, ओके, जो कैरी की है, अगर मदर में अगर कोई प्रॉब्लम, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना हमारा मैटरनल फैक्टर होता है, ओके। प्लेसेंटल फैक्टर भी होता है, प्लेसेंटल फैक्टर में भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं कि प्लेसेंटल का जो मैंने आपको बताया विलस सरफेस एरिया कहीं कहीं कभी कभी होता है कि कम रहता है, ओके। तो प्लेसेंटल फीटो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी वगैरह से कुछ केसेस वगैरह रहते हैं, ओके, जहाँ पे प्लेसेंटा फीटस को बराबर तरीके से सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, ओके। तो टू इंक्रीज द सर्कुलेशन विलस सरफेस एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस जो है फीटो प्लेसेंटल वैस्कुलेचर वो भी फॉल हो रहा है, ओके। अल्टीमेटली क्या हो रहा है वहाँ पे फीटल कैपिलरी डायलेट हो रहे हैं, मैटरनल और फीटल कैपिलरी के बीच का जो डिफ्यूजन जो स्पेस है वो भी कम हो जा रहा है, ओके। तो ये सभी क्या है, ये सभी मैकेनिज्म है, ओके, जो कि हमारे पर्टिकुलर नेचर ने ऐसा डेवलप किया है ताकि जो फीटस की ग्रोथ है वो अफेक्टेड ना हो, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट प्लेसेंटल फैक्टर। हमारा जो थर्ड फैक्टर है दैट नथिंग बट मैटरनल फैक्टर, ओके। मैटरनल फैक्टर अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है, ओके, क्योंकि जो मदर है खुद वो फीटस के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके। क्यों रेस्पॉन्सिबल है? क्योंकि मदर का ही सर्कुलेशन उसको मिल रहा है, मदर का ही न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, मदर का अल्टीमेटली सर्कुलेशन ही क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फीटल जो अल्टीमेटली जो अम्बिलिकल जो आर्टरी होगा वहाँ से वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ओके। तो अल्टीमेटली जितने भी फंक्शन है ना हमारे पर्टिकुलर प्लेसेंटा के सर्कुलेशन का, ओके, दैट ऑल इज स्टार्टेड विद द मदर ओनली, ओके। तो मदर्स ओन फीटल एंड चाइल्डहुड ग्रोथ एंड हर न्यूट्रिएंट्स इनटेक एंड बॉडी कंपोजिशन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। तो मैटरनल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आएंगे, ये देखिए, बॉडी कंपोजिशन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ओके, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये हमारा फैक्टर रहेगा। मदर्स ओन फीटल एंड चाइल्डहुड ग्रोथ एंड हर न्यूट्रिएंट्स इनटेक, ओके। यानी कि ये देखिए 3 फैक्टर यहाँ पे बता दिए कि मदर्स ओन फीटल एंड चाइल्डहुड ग्रोथ, ओके। तो मैटरनल फैक्टर में किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मदर के जो फीटस है उसके ग्रोथ के लिए, ओके, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जब डिलीवरी हो जाएगी तो वहाँ पे भी जो बेबी होगा उसके ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायर है, मिल्क रिक्वायर है। तो मिल्क कैसे फॉर्म होगा, जो न्यूट्रिएंट्स लेगी, जो एक मदर न्यूट्रिएंट्स लेगी उससे तो मिल्क फॉर्म होगा, ओके। और अल्टीमेटली वो मिल्क क्या करेगा, बेबी को नरिश करेगा, ओके। बेबी के बहुत सारे ग्रोथ वहाँ पे वो एश्योर करता है, बहुत सारे ग्रोथ करता है, ओके। अल्टीमेटली चाइल्डहुड फीटल पीरियड में, ओके, ये सभी के लिए रिक्वायर है। अलॉन्ग विद दैट जो वो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो वो फूड लेती है वो उसके लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके लिए मतलब उसके बॉडी के लिए भी तो कुछ तो चाहिए। तो वो कहाँ से लेगी, जो वो लेगी अल्टीमेटली उसी से उसको फीटस को मिल रहा है, उसी से उसका मिल्क बनेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वो उसको भी नरिश करेगा, ओके। तो बॉडी कंपोजिशन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, क्या एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एक फैक्टर की तरह काम करता है, ओके। बॉडी कंपोजिशन यानी कि
अगर एक पर्टिकुलर लेडी अगर वो स्मॉल एज की रहेगी, ओके, और वो सपोज़ उसने मतलब उसका कॉन्सेप्शन हो गया मतलब वो सपोज़ वो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी स्टेज में है, यानी कि वो फीटस को कैरी की है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं फीटल साइज़ के लिए टीन एज और एडवांस एज, ओके, यानी कि बहुत छोटे एज वाले जो लेडी होते हैं या फिर एडवांस एज वाले जो लेडी होते हैं उनके द्वारा या फिर जो भी उस पर्टिकुलर टीन एज और एडवांस एज के जो यूट्रस में जो फीटस की जो ग्रोथ होती है ना वो बराबर नहीं होती है। एंड दैट्स वाई जो मैरिज का जो एज बताया गया हमारे इंडिया में, ओके, वो 18 ईयर हमारे इंडिया में बताया गया है फीमेल्स के लिए, ओके। 18 ईयर आर मैंडेटरी और यू कैन से आर द लिमिटेड एज ऑफ अ पर्टिकुलर फीमेल, ओके। तो क्यों बताया गया, क्योंकि टीन एज और सॉरी जैसे ही फीमेल की अगर एज एडवांस हो जाती है ना तो उनका जो फीटस रहता है ना, एक पर्टिकुलर जो बेबी जो यू कैन से जो फीटल की ग्रोथ होती है ना वो हैम्पर हो जाती है, या फिर फीटल की ग्रोथ अफेक्टेड होती रहती है विथ एडवांसिंग ऑफ एज, ओके। तो टीनेज और एडवांस एज के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकता है हमारे फीटल के ग्रोथ के लिए, ओके। रिसेंट प्रेगनेंसी, ओके, रिसेंट प्रेगनेंसी मतलब जस्ट अभी यानी कि प्राइमरी ग्रेविटा यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, ओके। तो रिसेंट प्रेगनेंसी अल्टीमेटली ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे वो फीटल के ग्रोथ के लिए वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है, ओके। हाई पैरिटी मतलब मोर एंड मोर, यानी कि अभी जस्ट मतलब बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर प्रेगनेंसी हुई तो उसके सेकंड प्रेगनेंसी में कुछ 3 ईयर का कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि जैसे ही इंडिया डेवलप होते जा रहा है विथ एडवांस दैट पर्टिकुलर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी रहती है फर्स्ट टाइम जो आया उसके 3 ईयर के बाद सेकंड टाइम आना चाहिए, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर मदर का जो यूट्रस रहता है उसकी जो ग्रोथ रहती है ना वो ग्रोथ अल्टीमेटली आफ्टर द जो डिलीवरी वगैरह के टाइम में क्या होता है वहाँ पे वो सभी फिनिश हो जाते हैं ये, और यू कैन से बॉडी को फिर से प्रॉपर तरीके से लाने के लिए, ओके, एक 3 ईयर का गैप बताया गया है कि ये सेकेंड प्रेगनेंसी या फिर जो कंटिन्यू जो प्रेगनेंसी है वो 3 ईयर का कम से कम गैप होना चाहिए, ओके, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मदर्स बॉडी, ओके। तो अल्टीमेटली हाई पैरिटी अगर रहती है तो इट मे बी द कॉज ऑफ फीटल ग्रोथ के अफेक्शन में, यानी कि फीटल्स के ग्रोथ में अफेक्टेड या फिर फीटल की ग्रोथ अफेक्टेड हुए हम देख सकते हैं इन हाई पैरिटी। अनीमिया में, ओके, अगर मदर अगर अनेमिक है तो अनेमिक मदर में आयरन की कमी रहती है और अल्टीमेटली आयरन हमारे फीटस में लो रहेगा, और आयरन की नेसेसरी हमारे फीटस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, फीटल के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके। दैट्स वाई हम जब ANC करते हैं, एंटीनेटल केयर जब हम करते हैं, रेगुलर जब चेकअप करते हैं ड्यूरिंग द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द पर्टिकुलर मदर या फिर लेडी, ओके, वहाँ पे हम क्या करते हैं उसकी अनीमिया हम कैलकुलेट करते रहते हैं, ओके। उनके हम हीमोग्लोबिन लेवल को रेगुलरली हम कैलकुलेट करते हैं, रेगुलरली चेकअप करते रहते हैं, ओके। तो एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल जो वैल्यू है जो भी कुछ 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 10 ग्राम परसेंटेज 10 to 13 ग्राम परसेंटेज जो भी कुछ है, ओके, ये नॉर्मल रेंज है, ओके। इससे कम आता है तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं लेडी को या फिर मदर को हम आयरन टैबलेट्स की गोली देते हैं, ओके। आयरन टैबलेट्स, विटामिन मल्टीविटामिन जो भी कुछ टैबलेट्स हैं हम उनको प्रेफर करते हैं, ओके। तो मल्टीविटामिन्स क्या करते हैं वो ब्रेन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे स्केलेटल ग्रोथ के लिए या फिर बॉडी के ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है, ओके। तो अनेमिक मदर इज़ ऑल्सो पर्टिकुलर में प्ले देयर रोल इन द फीटल ग्रोथ के अफेक्शन में, ओके। मैटरनल इनटेक ऑफ तम्बाकू, स्मोकिंग करती है अगर मदर या च्युइंग करती है या फिर ड्रग और अल्कोहल की अब्यूज़ है तो अल्टीमेटली जो फीटल की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड हो सकती है, ओके। ये देखिए ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ओके, PIH जो है, ओके। तो अल्टीमेटली ये PIH क्या है, PIH मतलब क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी कि जो हाइपरटेंशन यानी कि जो BP की जो प्रॉब्लम है, ओके, अगर वो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड अगर हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे PIH बोलते हैं, ओके। प्री एक्लेम्पसिया, ओके, एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी अगेन
मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर मोर देन वन अगर चाइल्ड अगर एक ही यूट्रस में अगर है तो वहाँ पे क्या होता है कि मदर के न्यूट्रिएंट्स तो एक ही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मदर का न्यूट्रिएंट्स क्या होता है डिवाइडेड हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक रिजल्ट ये होता है कि फीटस की ग्रोथ वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती है। ओके, फीटल ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक सिस्टमेटिक डिसीज़। ओके, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलर, कंजेस्टिव हार्ट फेलर। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलर रहेगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन फीटस को बराबर नहीं मिलेगा। ओके, क्रॉनिक रीनल फेलर अगर रहेगा तो क्या होगा, फीटल के जो हार्मफुल जो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है मदर एक निकाल नहीं पाएगी। ओके, अपने बॉडी से उसको निकाल नहीं पाएगी, और वही अल्टीमेटली मदर के सर्कुलेशन में जब वो सर्कुलेट होगा तो अल्टीमेटली डिफ्यूज़न के द्वारा भी सेम मटेरियल हमारे फीटल के सर्कुलेशन में भी डिफ्यूज़ होगा। ओके, तो इसीलिए क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इज़ ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर इन द फीटल के ग्रोथ के लिए। ओके, तो अगर टॉक्सिक मटेरियल अगर बॉडी में फीटल्स के अगर बॉडी में अगर सर्कुलेट होगा तो उससे क्या होगा, फीटल की ग्रोथ अफेक्टेड होगी। ओके, एक्वायर इन्फेक्शन सच एज जो टॉर्च इन्फेक्शन है, रूबेला, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ओके, HIV वायरस या फिर साइटोमेगाला वायरस या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सभी जो ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है। अगेन दिस आर द वायरल इन्फेक्शन। ओके, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, ये हमारा अगेन वायरल इन्फेक्शन है। तो अल्टीमेटली वायरल, प्रोटोजोअल या फिर जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, ये सभी इन्फेक्शन जो बताया मैंने, टॉर्च इन्फेक्शन यूजुअली हम जिसे हम बोलते हैं। ओके, जहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, ओके, टॉर्च, देन साइटोमेगालो वायरस, और हमारा H इज नथिंग बट हेपेटाइटिस बी, और यू कैन से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ओके, ये सभी जो इन्फेक्शन है ना, ये अल्टीमेटली टॉर्च इन्फेक्शन में आते हैं, और ये जो इन्फेक्शन है ना, ये अल्टीमेटली ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में चले जाते हैं। ओके, यानी कि दे कैन हार्म टू फीटस एज वेल। ओके, तो दैट्स वाई ये जो इन्फेक्शन है ना, ये अल्टीमेटली दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ओके, एंड दे कैन अफेक्ट द फीटस, और वहाँ पे जो फीटस की जो साइज, फीटस की जो ग्रोथ होती है या फिर फीटस का जो ग्रोथ गेट रेस्ट्रिक्टेड। ओके, ये देखिए मे इन्फ्लुएंस द फीटल ग्रोथ। ओके, पोस्ट नेटल पीरियड अभी हम बात करते हैं, यानी कि अभी जो पर्टिकुलर जो बेबी है वो डिलीवर हो गया है। अभी डिलीवर होने के बाद अभी हमने देखा कि बिफोर द डिलीवरी जो पर्टिकुलर वहाँ पे फैक्टर थे, वो कौन कौन से फैक्टर थे कि अल्टीमेटली रोल प्ले करेंगे फीटस के ग्रोथ के लिए। अभी यहाँ पे देखिए हमारा पोस्ट नेटल पीरियड, यानी कि द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल लाइफ इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक पोटेंशियल एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कौन कौन से फैक्टर आते हैं देखिए, हमारा फर्स्ट वन इज दैट नथिंग बट जेनेटिक फैक्टर। ओके, पोस्ट नेटल फैक्टर मैंने पोस्ट नेटल पीरियड आपको बताया। पोस्ट नेटल पीरियड मतलब अभी बेबी डिलीवर हो गया है। ओके, अभी जो बेबी के जो स्टेजेस आएंगे, न्यूबॉर्न स्टेज, इन्फेंट स्टेज, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाने के बाद ओके, जो भी फ्री एग्जिस्टेंस जो अल्टीमेटली क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है। ट्रांजिशन अल्टीमेटली कहाँ से हुआ है, फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन लाइफ टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में अभी क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ है। ओके, तो इस ट्रांजिशन में जो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ जो पर्टिकुलर बेबी का है, ओके, उस पर्टिकुलर उसके टाइम पीरियड में, यानी कि अगर सपोज 2 ईयर का अगर चाइल्ड है, जिसमें हम बोलते हैं कि ब्रेन की जो ग्रोथ होती है ना, नॉर्मली कुछ ऐसे 75% कुछ तो ऐसा बताया गया है, वो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में हो चुका रहता है। जो रिमेनिंग जो ग्रोथ जो होना रहता है वो 2 साल तक हो जाता है, यानी कि कंप्लीशन विद द 2 ईयर ऑफ द चाइल्ड। ओके, ब्रेन बिकम कंप्लीट डेवलप। ओके, तो अल्टीमेटली ये हम बोले ना कि 2 ईयर कंप्लीशन के बाद ब्रेन डेवलप हो जाएगा, ब्रेन की ग्रोथ फुल्ली हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या है, ये डिलीवरी के बाद जो बेबी डिलीवर्ड हुआ है, ओके, उसके 2 साल के बाद, यानी कि जो फर्दर जो टाइम पीरियड भी है 2 साल 3 साल जो भी कुछ टाइम पीरियड आएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो ग्रोथ होगी, ओके, उस पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो अल्टीमेटली जेनेटिक फैक्टर हमारा फर्स्ट फैक्टर है। ओके, जेनेटिक फैक्टर अल्टीमेटली किन्हें हम बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड म्यूटेशन इन स्पेसिफिक जीन कैन अफेक्ट ग्रोथ। ओके, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से रहते हैं हमारे, बहुत सारे हैं। टर्नर सिंड्रोम है हमारा। ओके, टर्नर सिंड्रोम कौन कौन सा है, 44+X0 जिन्हें हम बोलते हैं X0 या फिर XO जो भी कुछ बोलो आप, जहाँ पे ओनली 1X क्रोमोसोम रहता है। डाउन सिंड्रोम है,
ट्राइसोमी 21 जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। देन प्राडाल विलाय सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम, ओके। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है। देन सोटोस सिंड्रोम, ये सभी क्या है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ओके। ये सभी जेनेटिक फैक्टर में आते हैं, ओके। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे हमने देखा कि एक सेक्स क्रोमोसोम की यहाँ पे कमी आ गई है। डाउन सिंड्रोम में जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं ये यहाँ पे एक बढ़ जाता है, 21 नंबर का सोमेटिक क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ जाता है, ओके। प्रेडल विलर सिंड्रोम भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर बताए गए हैं, ओके। कुछ वो नंबर ये भी याद नहीं है। नूनन सिंड्रोम में भी अगेन ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ओके। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है, ओके। तो जैसे ही क्रोमोसोम में अगर वहाँ पे वृद्धि होती है और यू कैन से क्रोमोसोम के नंबर में अगर बढ़ोतरी देखने को मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी की जो डेवलपमेंट होती है ना वो भी अफेक्टेड होती है, ओके। तो ये देखिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम, प्रेडल विले सिंड्रोम, ओके। तो अल्टीमेटली वो क्या रिजल्ट करते हैं, अलग अलग वो अपना ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ओके। तो टॉल स्ट्रेचर अल्टीमेटली नॉर्मली हम देखते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है, ओके। तो सॉरी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है नथिंग बट IUGR, सॉरी या IUGR नथिंग बट इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ओके। तो अल्टीमेटली IUGR ये देखिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अरे यार पेज सेटअप बराबर नहीं है, ये देखिए अगेन इट इज डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन, ओके। सॉरी फॉर गाइस दिस पर्टिकुलर डिस्टर्बिंग, ओके। स्क्रीनशॉट अगर लेके अगर इसको दिखाएंगे तो थोड़ा सा जो फोटोज रहते हैं ब्लर हो जाएंगे, ओके। दैट्स वाई डायरेक्टली मैंने जो हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए इसको हाईलाइटेड किया है, ओके। तो इतना इजीली तो हाईलाइटेड हुए नहीं है, डिफरेंट कलर्स इनको अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, ओके। तो ऑलरेडी आई हैव बुक्स बट ये दैट इज़ फॉर यू कि आपको कुछ बेनिफिट वगैरह हो जाए, ओके। तो डायरेक्टली इसको ओपन किया है मैंने WPS ऑफिस जो भी कुछ एक पर्टिकुलर ऐप है, ओके, उसके थ्रू। तो वहाँ पे पर्टिकुलर ऐप से आपको अगेन एंड अगेन ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है, ओके। तो IUGR एक पर्टिकुलर फैक्टर है, आप इसको देख लीजिए एक बार। मैंने पैराग्राफ को स्क्रीन पे यहाँ पे रख दिया है और तो वीडियो पॉज करके यू कैन रीड। तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट इन द लो बर्थ वेट, ओके। तो इसके लिए अलग इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के लिए अलग अलग कॉजेज़ हैं, ओके। तो IUGR एक पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे, ओके। तो पोस्ट नेटल माल न्यूट्रिशन एंड पुअर ग्रोथ, ये हमारे अल्टीमेटली फैक्टर है, ओके। तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन रिजल्ट इन द लो बर्थ वेट बेबी, ओके। तो अगर ऑलरेडी अगर यूट्रस के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ओके, वो कौन सा प्रॉब्लम है अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, यानी कि इसके कॉजेज वगैरह थोड़ा सा पता करना जरूरी होता है। तो इसको हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि बेबी की ग्रोथ जो होती है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है पर्टिकुलर यूट्रस के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, IUGR बोलते हैं। और IUGR वाला जो बेबी होता है ना वो लो बर्थ वेट का होता है। स्टिल अगर टर्म बेबी रहेगा, ओके, तो LBW यानी कि लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, ओके। अगर प्रॉपर टाइम पे अगर डिलीवरी भी होती है, लेकिन IUGR अगर बेबी अगर IUGR वाला अगर बेबी है तो भी वो लो बर्थ वेट बेबी वाला लो बर्थ वेट का ही होगा, ओके। तो लो बर्थ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द पोस्ट नेटल माल न्यूट्रिशन, ओके, एंड पुअर ग्रोथ। ये देखिए लो बर्थ वेट बेबी इंक्रीजेज द, ये देखिए अंडर वेट, स्टंटिंग एंड वास्टिंग जो होता है ये अल्टीमेटली इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ओके। तो ड्यूरिंग द अर्ली इन्फेंसी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड्स एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट्स फ्रॉम द फर्दर अंडर नरिशमेंट, ओके। तो दैट्स वाई जैसे ही पर्टिकुलर बेबी डिलीवर होता है उसको तुरंत हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसके मदर के पास रख देते हैं, ओके। हाउएवर 3 to 5 मंथ में क्या होता है, कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द सप्लीमेंटल द इन्फेंट्स विद एनिमल मिल्क इंक्रीजेज द मॉर्बिडिटी ड्यू टू द इन्फेक्शन लीडिंग टू द अंडर वेट एंड स्टंटिंग, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर IUGR वाला अगर बेबी होगा या फिर नॉर्मली अगर कोई बेबी है और नॉर्मली
पब्लिक या फिर जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं 3 to 5 मंथ होने के बाद ब्रेस्ट मिल्क उसको ना देते, वो क्या देते हैं फॉर्मुलेटेड मिल्क या फिर एनिमल मिल्क देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि दे कॉजेज द अंडरवेट, ओके, लीडिंग टू द अंडरवेट एंड स्टंटिंग, ओके, इन द चाइल्ड। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट नथिंग बट हार्मोनल इन्फ्लुएंस। हार्मोनल इन्फ्लुएंस मतलब ये देखिए, तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस में देखिए नॉर्मल डेवलपमेंट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन और राइट हार्मोन इन द बॉडी थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेंस। ओके, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं ये देखिए, अब्सेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉक्सिन, ओके, दैट रिजल्ट इन द डॉर्फिज्म। ओके, यानी कि डॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की जब वहाँ पे डिफिशिएंसी रहती है तो डॉर्फिज्म की रिजल्ट हो जाती है, यानी कि ग्रोथ जो होती है पर्टिकुलर चाइल्ड की वो बराबर नहीं होती है। ओके, तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है फॉर द पोस्ट नेटल मैच्योरेशन और यू कैन से पोस्ट नेटल ग्रोथ। ओके, यानी कि बेबी की डिलीवरी के बाद जो चाइल्ड की जो ग्रोथ हो रही है अभी, ओके, उस पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए हार्मोन का होना जरूरी होता है। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉक्सिन इज प्लेइंग देयर रोल इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ओके, तो इन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ सोमेटिक एंड स्केलेटल ग्रोथ, दोनों हार्मोन का इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, सोमेटिक एंड स्केलेटल ग्रोथ पे देखने को मिलता है। ओके, ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ स्पर्ट। ओके, तो अल्टीमेटली जो एंड्रोजेनिक हार्मोन जो होते हैं ना, जो एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है ना, ओके, तो उसका इंपॉर्टेंट रोल जो होता है हमें ग्रोथ स्पर्ट में देखने को मिलता है। देन सेक्स आता है कि पिवटल ग्रोथ स्पर्ट अगर अर्लियर इन गर्ल्स। ओके, न्यूट्रिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है पोस्ट नेटल ग्रोथ के लिए। अगर माल न्यूट्रिशन अगर चाइल्ड है, ओके, बराबर तरीके से प्रोटीन एनर्जी वाला फूड अगर कंज्यूम नहीं कर रहा है, माल नरिश है, माल न्यूट्रिशन अगर रहता है, ओके, अनेमिक है, विटामिन डिफिशिएंसी है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन एंड विटामिन ए, डी, ये से भी अगर इसकी डिफिशिएंसी अगर रहेगी तो जो चाइल्ड होगा वो रिटार्डेड हो जाएगा, चाइल्ड की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, चाइल्ड के जो माइलस्टोन है वो बराबर तरीके से नहीं आएंगे। ओके, तो ये देखिए देयर डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द एडवर्स हेल्थ इवेंट इन द चाइल्डहुड। इन्फेक्शन की अगर बात करें, अगर कोई इन्फेक्शन अगर चाइल्ड को हो जाता है, ओके, पोस्ट नेटल अगर पीरियड में अगर इन्फेक्शन अगर चाइल्ड को हो जाता है तो वो भी एक कॉज होता है हमारे पर्टिकुलर ग्रोथ के इनिबिशन में, ओके, चाइल्ड के ग्रोथ के इनिबिशन में। तो परसिस्टेंट और रिकरेंट डायरिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आर कॉमन कॉज ऑफ ग्रोथ इम्पेयरमेंट इन द चाइल्ड। ओके, दैट्स वाई इनको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग जो एक्ट है या फिर कैसे अलग अलग जो रूल हमारे पीडियाट्रिक्स में बनाए गए हैं। ओके, ताकि ये जो पर्टिकुलर डायरिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये ना हो। ओके, क्यों ना हो? क्योंकि ये इन्फेक्शन दैट लीड टू द सीवियर मोर्टिलिटी रेट एंड सीवियर मॉर्बिडिटी रेट। ओके, देन केमिकल एजेंट में कौन कौन से हैं ये देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, वो क्या करता है, स्केलेटल ग्रोथ तो करता ही है, लेकिन एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं ना, एंड्रोजन क्या करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन जो एस्ट्रोजन है वो क्या करते हैं, वो फ्यूज़न कर देते हैं। ओके, किसका फ्यूज़न करते हैं, बोन्स के जो एंड्स होते हैं ना उनके बीच में जो दूसरे बोन्स रहते हैं वो बोन्स के प्रॉक्सिमल एंड एंड जो बोनी पार्ट होते हैं वो दोनों को फ्यूज़ कर देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो एंड्रोजन होते हैं दे कॉज द एफिफाइसिस ऑफ द बोन्स टू क्लोज प्रीमैच्योरली। ओके, एंड लीडिंग टू द अर्ली सीजेशन ऑफ द बोन ग्रोथ। ओके, और वहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो छोटा चाइल्ड होगा। ओके, जिन्हें हम हिंदी में या फिर लेमन में बौना बोलते हैं। ओके, ट्रॉमा अगर लगता है चाइल्ड को, अ फ्रैक्चर एट द एंड ऑफ बोन में डैमेज द ग्रोइंग एफिफाइसिस एंड दस हैम्पर द स्केलेटल ग्रोथ। ओके, हमारा थर्ड वे या और यू कैन से थर्ड तरीका है जिससे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके से मतलब इन चीज़ों से भी हैम्पर हो सकता है। ओके, आपको क्या रखना है कि सोशल फैक्टर से भी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर चाइल्ड का ये हो सकता है। ओके, तो सोशल फैक्टर में सोशियो इकोनॉमिक लेवल, पॉवर्टी। ओके, सोशियो इकोनॉमिकल लेवल में देखिए चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिली विद
हाई सोशियो इकोनॉमिक लेवल, ओके, यूजुअली हैव अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेट, ओके, उनके पास न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिशन के लिए जो खर्चे रहते हैं या फिर जो न्यूट्रिशनल जो अवेलेबिलिटी रहती है वो बराबर तरीके से रहती है। सोशियो इकोनॉमिकल लेवल अगर अच्छा रहेगा तो चाइल्ड की ग्रोथ जो होती है वो बराबर तरीके से होती है, ओके। दे सफ़र फ्यूअर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ बेटर न्यूट्रिशन एंड हाइजीनिक लिविंग कंडीशन, ओके। पॉवर्टी स्टेजेस में ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर ज़्यादा जो ग्रोथ रिटार्डेशन ये सभी हम देखने को मिलता है, ओके। चाइल्ड में डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी बराबर नहीं बनते, तो हंगर, अंडर न्यूट्रिशन, ओके, इन्फेक्शन, ये सभी हमारे कॉसेज होते हैं, ओके। पॉवर्टी के सभी कॉसेज हैं, और क्या पॉवर्टी के अंदर आने वाले सभी क्या हैं, फैक्टर हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ग्रोथ होती है चाइल्ड की नहीं होती, ओके। देन नेचुरल रिसोर्सेज में देखिए मैंने आपको बताया कि प्लेंटीफुल नेचुरल रिसोर्सेज इंकरेजेस द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज इन द कंट्री, ओके। इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड इन द कम्युनिटी, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्लाइमेट, अगेन दैट क्लाइमेट कंडीशन ऑल्सो प्लेइंग important role in the velocity of the growth, okay, of the child. तो हाइयर इन स्प्रिंग एंड लोअर इन समर मंथ, जो चाइल्ड होता है वो स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा ग्रोथ होता है और लोअर इन समर सीजन, ओके। नॉर्मली ये सीजनल वेरिएशन है। इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन आर कॉमन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके। इमोशनल फैक्टर की अगर बात करें तो चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन होम, ओके, जहाँ पे जिनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली रहती है, ओके, एंड ऑर्फेन, जो ऑर्फेन्स होते हैं, ओके, डू नॉट ग्रो एंड डेवलप एट ऑप्टिमल रेट। एंजाइटी, ओके, फ्रॉम द फैमिली, अगर फैमिली में अगर झगड़े वगैरह रोजाना होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना वो बराबर तरीके से नहीं निकलता है, एंजाइटी कंडीशन बनी रहती है, ओके। और वहाँ पे इमोशनल फैक्टर के अंतर्गत आने वाले फैक्टर है, ओके। और इससे क्या होता है कि जो बेबी होता है वो बराबर तरीके से नहीं रहता है, ओके। कल्चरल फैक्टर हमारा है कि जो चाइल्ड रियरिंग एंड इन्फेंट्स फीडिंग इन द कम्युनिटी आर डिटरमाइंड बाय कल्चरल हैबिट, ओके। देयर मे बी द रिलीजियस taboo against the consumption of the particular type of food, okay. तो कल्चरल फैक्टर ऑल्सो प्लेइंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्चरल रूल है, बहुत सारे कल्चर में वो क्या करते बोलते हैं कि हम बेबी को 5 महीना 3 महीने से ज़्यादा दूध नहीं दे सकते, ओके। तो ऐसा कल्चरल वगैरह देके नहीं चला जाता। कल्चरल फैक्टर प्लेइंग द रोल इन द ग्रोथ इन सम टाइम, बट समटाइम जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 3 महीने तक ही मतलब वो बैरियर देते थे, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंटल एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, तो प्रोमोटिंग बिहेवियर में इंक्रीजमेंट होता है, बिहेवियर बढ़ते हैं, ओके। देन अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि हैव अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर मदर एजुकेटेड होगी तो फीटस बोल रहा हूँ, जो चाइल्ड होगा वो बराबर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलप्ड होगा, ओके। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अल्टीमेटली डन बाय आवर if mother is educated, okay. So that is all factor we have seen for the growth, social factor, then postnatal factor and then prenatal factor, which ultimately result in the fetal growth, okay. और एक अंदर चाइल्ड के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्लास में ग्रोथ चार्ट देखेंगे और वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो वहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइज। So stay tuned for the next video. If you have any query regarding this particular video, you can ask me in comment box. Okay. Thank you.